हमारे साथ आज डॉक्टर विनय मिश्रा हैं। मिश्रा जी रिटायर्ड हैं यूपी स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज से। वो चेस्ट स्पेशलिस्ट है। फ़िलहाल अभी वो अद्वैत आश्रम में अपनी सेवा दे रहे हैं 2011 से। अभी आज छुट्टी है, चूँकि उनका कैंप ऑफ है, तो उन्होंने हमें समय दिया। हम अभी रीडिंग रूम में बैठे हैं अद्वैत आश्रम के। विनय जी, आप ये बताएंगे कि आपका अनुभव कैसा रहा इन 2011 से लेके अब तक? धन्यवाद। मैं 2011 से यहाँ आ रहा हूँ और चूँकि यहाँ मैंने देखा आकर कि यहाँ पर जो आसपास के विलेजेस हैं, आसपास के एरियाज़ हैं, वहाँ काफ़ी कुछ गरीब लोग हैं जिनको सामान्य तौर पर जो मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल पाती हैं। और ये आश्रम अपने हॉस्पिटल से इस कमी को दूर कर रहा है। मैं जब 2011 में आया तो मैंने देखा कि काफ़ी दूर दूर गाँव से लोग यहाँ आते हैं। छोटी छोटी बीमारियाँ जिनके लिए उनको डॉक्टर या चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, उसके लिए वो इधर उधर चक्कर काट के फिर यहाँ आते हैं। और यहाँ आने पर उन्हें सब कुछ निःशुल्क सुविधाएं मिलती हैं। और स्वामी जी लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि बराबर साल में कई बार अलग अलग स्पेशलिटीज़ के कैंप भी लगते हैं यहाँ पर। उसमें उस स्पेशलिटी से संबंधित जो पेशेंट्स हैं उनको एक सही सलाह मिल जाती है, सही ट्रीटमेंट मिल जाता है। अच्छा, मैंने देखा यहाँ पे गाड़ी भी, एक नया बस भी हायर किया गया है ताकि वो गांव से पेशेंट को लेकर आ सके। तो उससे क्या नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज हुए? कल मुझे एक पेशेंट मिला, उसने कहा वो 5 घंटे पैदल चलता था, लेकिन अब गाड़ी आने से उससे सुविधा हो गई। नंबर ऑफ पेशेंट से ज़्यादा मतलब नहीं है। इसका तात्पर्य स्वामी जी लोगों ने ये सोचा कि जो काफ़ी रिमोट एरियाज हैं वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी बहुत ज़्यादा है, और अगर उन तक फैसिलिटीज़ मिल सके, आने में असमर्थ हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि इतना पैसा खर्च करके आ सके, काफ़ी एक्सपेंसिव यहाँ का ट्रांसपोर्ट है, उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ नहीं है? यहाँ पर नहीं है, यहाँ तक नहीं है। प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ती है जो बहुत एक्सपेंसिव है, उनके बस की बात नहीं है। तो स्वामी जी लोगों ने ये अनुभव किया और उनको एक डोनर भी मिल गए, जिसकी वजह से यहाँ पर बस आ गई, एक और गाड़ी भी है। तो यहाँ पर बराबर सप्ताह में 6 दिन एक एक गांव में अलग अलग वो गाड़ी जाती है रिमोट एरियाज में। वहाँ से जो भी लोग जिनको मेडिकल एड की ज़रूरत है वो यहाँ लाए जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है, उनकी दवा दी जाती है, जो एडमिशन के लायक होते हैं उनको एडमिट किया जाता है, और बाकी वही उसी गाड़ी से उनको वापस उनके गाँव तक छोड़ दिया जाता है दिन के दिन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, आप चेस्ट स्पेशलिस्ट है, तो यहाँ किस तरह के मरीज आते हैं जिनको चेस्ट का प्रॉब्लम होता है? मैंने नेचर ऑफ द डिजीज़ एंड व्हाट काइंड ऑफ, मतलब औरतों की संख्या और पुरुषों की संख्या इसमें कैसी होती है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि ये बहुत ही प्रमुख समस्या है यहाँ की। 2 बातें हैं। एक तो यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों दोनों में स्मोकिंग की हैबिट काफ़ी ज़्यादा है। वो यहाँ की ठंडक की वजह से या अन्य कारणों से है, लेकिन है ज़्यादा। और दूसरा कि यहाँ पर भोजन अभी भी गैस उपलब्ध है, इसके बावजूद भी भोजन पकाने का माध्यम अभी भी लकड़ी और कोयला, मुख्यतः लकड़ी, उसके धुएं से एक्सपोजर होता है लोगों का। तो चेस्ट की कई बीमारियां मुख्य तौर पर, जिसे हम लोग COPD कहते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उसकी संख्या यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। ये मैंने ऐसा अनुभव किया। और उसमें भी महिलाओं की संख्या ज़्यादा है पुरुषों से। कारण शायद ये है कि महिलाएं यहाँ पर काम बहुत करती हैं, जंगल में जाती हैं लकड़ी काटने के लिए, पत्ते पीने के लिए, जानवरों के लिए, और चूँकि काफ़ी समय वहाँ बिताती है तो उनको बीड़ी पीने की इसकी आदत होती है। प्लस घर पे खाना बनाती हैं। वो ज़्यादातर लकड़ी सस्ती पड़ती है, गांव में जंगल में लकड़ी आसानी से मिल जाती है। गैस होने के बावजूद भी वो लकड़ी में खाना बनाना प्रेफर करती हैं। इस कारण से उनका एक्सपोजर ये बायोफ्यूल धुएं की तरफ ज़्यादा होता है, और वो इन बीमारियों को जन्म देता है। अच्छा, तो यहाँ मतलब आके उन्हें क्या रिलीफ मिलता है? मतलब व्हाट इज़ देयर पॉइंट और रीज़न ऑफ कमिंग ओवर हियर? देखिए, एक तो यहाँ पर उनको उनकी बीमारी के बारे में ज़्यादातर पेशेंट जो आते हैं उनको रेगुलर खांसी आने की समस्या या चलने पर सांस फूलने की समस्या। अब चूंकि ये हिली टेरेन है, यहाँ पर चलना पड़ता है, काफ़ी चढ़ना पड़ता है ऊपर, तो वो उनको बहुत दिक्कत करती है। और मैंने देखा है अमूमन 45-50 साल की उम्र के बाद वो महिलाएं जो इस तरह के वातावरण में रह रही हैं, उनमें कुछ ना कुछ सांस की बीमारी अवश्य हो जाती है। अच्छा, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिशन के पास क्या है, अद्वैत आश्रम के पास, इनको इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए? एक तो मैंने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर देखा, उसके अलावा क्या है? देखिए, यहाँ पर पहले तो डायग्नोसिस के लिए हमारे पास चेस्ट एक्सरे अच्छी क्वालिटी का, डिजिटल एक्सरे हमारे पास मौजूद है, और हमारे पास
ब्लड टेस्ट के लिए भी ऑटो एनालाइजर, ब्लड काउंटर, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। तो पहले तो उनकी फर्स्ट चीज़ है उनकी सही सही डायग्नोज करें। और हमारे पास कभी कभी जब हम लोग आते हैं, स्पेशली तो अपनी स्पायरोमीट्री की मशीन में लेके आते हैं। तो स्पायरोमीट्री एक टूल है जिससे हम ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस यानी एस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, इन सबको डायग्नोज कर सकते हैं। तो उनको पहले हम डायग्नोज करते हैं, फिर उसके हिसाब से जो उनका ट्रीटमेंट होता है, और हमारे पास काफ़ी चीज़ें उपलब्ध है, कुछ नहीं भी उपलब्ध है। तो जो दवाएं हमारे पास उपलब्ध है उनको दे देते हैं। उनको कैसे लेना है, स्मोकिंग छोड़ने के लिए उनको मोटिवेट करना ही हमारा बहुत प्रमुख एक एम रहता है हर बार। और मुझे लगता है काफ़ी मात्रा में हम इसमें सफल भी हुए हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे यहाँ दवाई भी दी जाती है पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में। जब वो दवाई ख़त्म हो जाती है तो दोबारा वो पेशेंट आता है या फिर वो खुद ही रिसोर्स करने की कोशिश करता है? देखिए, जिसको रेगुलर ट्रीटमेंट की जरूरत है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, एस्थमा है, सीओपीडी है, उनको हम लोग जो उपलब्ध है वो दे देते हैं। अगर वो दोबारा आ सकते हैं तो उनको जब आते हैं उनको फिर यहाँ से दवा देते हैं। लेकिन ये दवाएं ऐसी हैं कि जिनको अमूमन रेगुलर लेना पड़ता है, तो बराबर हर बार आ पाए ऐसा संभव नहीं होता। इसलिए हम उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको दवा कंटिन्यू करनी है, और जो पैसा आप स्मोकिंग में खर्च करते थे उतने ही पैसे में आपकी दवाई भी आ सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है स्टेट गवर्नमेंट सर्विस में, हेल्थ सर्विस में, और आप यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 11 साल तक सेवा दे रहे हैं, 11 साल से सेवा दे रहे हैं। तो नेचर ऑफ पेशेंट एंड द हैंडलिंग ऑफ द इश्यूज उसमें आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? मतलब मेरा कहने का मतलब, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, एक रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जब काम करती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जब काम करती, तो उसमें बेसिक डिफरेंस हमें क्या दिखता है? मैंने ऐसा अनुभव किया, मेरी 33 साल की सर्विस रही गवर्नमेंट में, उसके बाद यहाँ आ रहा हूँ मैं, तो मेरा अनुभव ये रहा कि दोनों में अंतर है। वहाँ पर हमारे एटीट्यूड में, यहाँ के एटीट्यूड में फ़र्क हो जाता है। क्योंकि यहाँ के स्पिरिचुअल माहौल है, तो धीरे धीरे हम यहाँ आकर लर्न करते हैं कि पेशेंट से और कितना ज़्यादा अच्छी तरह से हम इंटरेक्ट कर सकें, एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उनका हेल्थ का इशू, एक दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। तो यहाँ आकर भावनाएं धीरे धीरे करके हमारी सबकी बदलती हैं, हम और कंपेशनेट हो जाते हैं, हम और पेशेंट के प्रति सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव पहले भी करते थे, लेकिन यहाँ के उसमें और वृद्धि हो जाती है। तो इससे उनको समझाने में आसानी होती है और पेशेंट को भी समझने में आसानी होती है। अच्छा, व्हाट इज़ योर लर्निंग? आपकी लर्निंग क्या हो जाती है स्वामी जी या मॉन्क की लाइफ से? क्योंकि हैंडल तो वो मैनेजमेंट वो हैंडल करते हैं, तो उनकी हैंडलिंग से आपको क्या इंस्पिरेशन या क्या लर्निंग है, वो मैं जानना चाहती हूँ थोड़ा। देखिए, सबसे बड़ी प्रेरणा तो हमारी निस्वार्थ भाव से काम कैसे किया जाए। यहाँ जितने महाराज लोग हैं वो सब पढ़े लिखे, एक अच्छे बैकग्राउंड से आकर अपना सारा घर परिवार छोड़कर और इस तरह से कर्मयोग में लिप्त हैं। ये यहाँ पर कर्मयोग पे बहुत ध्यान जो मिशन में दिया जाता है कि आप जो भी कर्म करें वो ईश्वर अर्पण करके करें और किसी भी स्वार्थ की भावना से न करें। तो ये भाव अगर हम सब में जागृत हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती मानव की सेवा के लिए। तो स्वामी जी के साथ रहने से, उनके साथ काम करने से ये भावनाएं हमारी दृढ़ होती हैं, ये तो तय बात है। अच्छा, आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट है आपके इस काम में? क्योंकि आप भी महीने भर फैमिली छोड़कर आए, ये रिटायर्ड लाइफ है, आप इंजॉय कर सकते थे, कुछ और कर सकते थे, सो देयर इज़ लॉट्स ऑफ ऑप्शन, लेकिन आपने ये करना चुना। तो वो आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट है और आपका इनर सेटिस्फेक्शन, या व्हाट इज़ योर इनसाइड व्यू? देखिए, इस समय मेरी फैमिली में मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों का, बच्चे मेरे सेटल्ड हैं, बाहर हैं। तो मेरी पत्नी का भी मन लगता है, हर बार मेरे साथ आती हैं, उनको भी यहाँ बहुत अच्छा लगता है और उनका भी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन धीरे धीरे यहाँ आके बढ़ रहा है और उससे ये इस तरह से निस्वार्थ कर्म करने की भावना और बढ़ती है। और मेरा एक मानना और भी है कि हम लोगों ने समाज से बहुत कुछ लिया है। जैसे जब हम पढ़ते थे मेडिकल कॉलेज में, अर्ली 70s की बात है, उस समय मुझे याद है कि हमारी फीस बहुत कम हुआ करती थी। तो वो जो फीस हमारी कम थी तो उसमें सारा जो बाकी हम पढ़े हैं समाज का योगदान है, जिस पैसे से हम पढ़े हैं उसमें समाज का योगदान है। तो धीरे धीरे ये बात समझ में आई कि समाज से हमने इतना सब कुछ लिया है और उसके बाद हमने सर्विस की, उसके जो भी नौकरी की, जो लोगों की सेवा की, उसके बदले पैसे लिए। लेकिन असली सेटिस्फेक्शन तब आता है जो हम बगैर किसी अपनी स्वार्थ की भावना के हम किसी की सेवा कर सकें। और वो अब हमको महसूस हो रहा है कि उससे कितना आनंद मिलता है, कितना आंतरिक सुख मिलता है उससे।
थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच. इट इज़ इंडीड प्लेजर टॉकिंग टू यू. धन्यवाद. दिस इज़ माधवी श्री, अद्वैत आश्रम, मायावती, उत्तराखंड.